जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट जुलाई 2025 को ध्यान में रखते हुए एसएसटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इससे पहले हम लोगों ने क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 इतिहास का चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कशन किया था। ऐसे ही फिर इसके बाद हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। दोनों ही चैप्टर में से जो भी प्रश्न बन सकते थे सभी प्रश्नों के ऊपर हमने डिस्कस किया है और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। ऐसे ही आपका रोज सेशन शाम 7 बजे आपको यूट्यूब पे मिलेगा और चैप्टर बाय चैप्टर आपको एमसीक्यू फॉर्म में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। मैंने आप लोगों से ये कहा था कि आप चैप्टर नंबर 3 को पढ़ करके आएंगे। जो पढ़ करके आए हैं अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ करके आए हैं एक बार मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब जब कल चैप्टर नंबर 4 का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर पढ़ करके आएंगे आप। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है आज का कि पृथ्वी की किन दो प्रमुख गतियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, किन दो प्रमुख गतियों का वर्णन किया गया है। नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है, चारों ही ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, घूर्णन और परिक्रमण। ठीक है, पृथ्वी की ये दो प्रमुख गतियां हैं। घूर्णन जो होता है वो पृथ्वी अपने जगह पे करती है और परिक्रमण जो होता है वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर करती है। जब परिक्रमण करती है तब जाकर के दिन और रात होता है और घूर्णन जो है वो अपने अक्षांश पे होता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखना है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। जब पृथ्वी का घूर्णन होता है तो किस दिशा में होता है। पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से पूर्व। इससे पहले वाले पार्ट में हमने ग्लोब के ऊपर बात किया था, ग्लोब पढ़ा था हमने। तो ये एक ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का प्रतिबिंब होता है और इसका जो घूर्णन है वो हमेशा ही पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होता है। इस ग्लोब पे जो ऊपर वाला आपको दिशा है वो हो जाएगा उत्तर, नीचे है आपका दक्षिण, आपके दाहिने हाथ की तरफ हो जाएगा पूर्व और जो आपका बायां हाथ है इधर हो जाएगा पश्चिम। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेशन करती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 24 घंटे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की घूर्णन गति से क्या बनता है। वर्ष, दिन और रात, ऋतु परिवर्तन और चंद्रमा की कलाएं। सही आंसर है जब पृथ्वी की घूर्णन गति होती है तो घूर्णन गति से ऋतु परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका आज का, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूर्ण करती है। ध्यान रखना यहाँ पर पूछा है कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूर्ण करती है। नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है, चारों ही ऑप्शन में से सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा कमेंट सेशन में बताना है आपको। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी वर्ष होता है। और कितने वर्ष का होता है, एक वर्ष जो है वो 365 दिन 6 घंटा का होता है। इसलिए आपने देखा होगा जो आपका लीप वर्ष होता है वो 366 दिन का होता है। अब इस 366 दिन के पीछे का कारण क्या है। 6 इंटू 6 आप करोगे, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24। मतलब कि 4 साल बाद जाकर के आपका एक लीप वर्ष आता है और इस 4 साल का मतलब ये है कि एक साल में 365 दिन 6 घंटे होते हैं। तो 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे, ऐसे ही 6-6 घंटा करके जब 4 साल में जुड़ता है तो 6 चौका 24, 24 घंटे हो जाते हैं। और जब 24 घंटा होता है तो वो एक दिन होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो आपका लीप वर्ष होता है वो होता है 366 दिन का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है।
अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की परिक्रमण गति से कौन सा परिवर्तन होता है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। इससे पहले जो आपका चौथे नंबर का प्रश्न था, चौथे नंबर का जो प्रश्न था, यहाँ पर इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इसका, इसे आप लोग सही कर लेना। चलिए अब हम देखेंगे सातवें नंबर के क्वेश्चन को। सातवां प्रश्न है आपका कि लीप वर्ष कितने वर्षों के बाद आता है। यदि आपने इससे पहले वाला प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा है, ध्यान से सुना है, तो इस प्रश्न का जवाब आप बड़े ही आसान तरीके से दे दोगे। प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर डी कि हर एक 4 वर्षों के बाद में एक लीप वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि लीप वर्ष में फरवरी माह में कितने दिन होते हैं। ऐसे तो फरवरी माह में 28 दिन होते हैं, परंतु जो 4 वर्षों के बाद आता है लीप वर्ष, फरवरी माह में 29 दिन हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है धरती का अक्ष कितना झुका हुआ है। धरती का अक्ष कितना झुका हुआ है। जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी 66.5 डिग्री जो है धरती का अक्ष झुका हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। ये जो 0 डिग्री आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये आपका पृथ्वी है। पृथ्वी को जो बराबर 2 भागों में बांटती है, ऐसे जो रेखा है इसे हम कहेंगे भूमध्य रेखा, या फिर यदि आप इसे इंग्लिश में समझना चाहो तो इसको हम कहेंगे विषुवत रेखा। और ये जो रेखा है, ये जो रेखा है ये कैसा होता है, 0 डिग्री अक्षांश वाला होता है। इसके ऊपर जो आपका ये होता है उष्णकटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, और जो ये होता है आपका 23.5 डिग्री अक्षांश। इसके ऊपर वाला जो रेखा है ये होता है 66.5 डिग्री अक्षांश। ऐसे ही नीचे सेम होता है, पर 23.5 डिग्री वाला जो है ये है कर्क रेखा, और जो नीचे होगा आपका 23.5 डिग्री वो होगा आपका मकर रेखा। मकर रेखा जो है वो दक्षिणी भाग में स्थित है, कर्क रेखा जो है ये उत्तरी भाग में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के झुकाव के कारण कौन सी घटना होती है। सही आंसर है ऋतुओं का परिवर्तन होता है। इस प्रश्न को मैंने कई बार करवाया है आप सभी को। इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आप सभी का, 22 दिसंबर को सूर्य किस ट्रॉपिक के ऊपर सीधा होता है। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और आर्कटिक रेखा। सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, सही जवाब है आपका मकर रेखा। मकर रेखा जो है ये 23.5 डिग्री अक्षांश पे है, ये भी आपको याद रखना है। 23.5 डिग्री अक्षांश पे है और ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। एक प्रश्न यहाँ से और बनेगा कि पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाले रेखाओं का नाम क्या है। उत्तर होगा आपका विषुवत रेखा, जिसे कि भूमध्य रेखा कहते हैं, और इसका जो मान है वो है 0 डिग्री अक्षांश। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है आपका, 21 जून को सूर्य किस रेखा के ऊपर सीधा होता है। ठीक है, 21 जून को सूर्य किस रेखा के ऊपर सीधा प्रतीत होता है। यह होता है कर्क रेखा के ऊपर। ऐसे ही जैसे कि आपने इससे पहले मकर रेखा के विषय में पढ़ा है, कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भी 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, पर ये दक्षिणी गोलार्ध में न होकर के यह है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इससे आगे की प्रक्रिया मैंने आपको बताया है, उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न है आपका कि 21 मार्च और 23 सितंबर को किस घटना का अनुभव होता है। ABCD करके 4 ऑप्शन है। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी विषुव होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इस प्रश्न का। चलिए आज का अगला प्रश्न है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कौन सा मौसम होता है। जब हम बात करेंगे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में,
तो उत्तरी गोलार्ध में जो है वो गर्मी का मौसम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और 21 जून को यदि उत्तरी गोलार्ध ना करके यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न चेंज कर दिया जाए और कर दिया जाए दक्षिणी गोलार्ध में, तब आपका आंसर बदल जाएगा, क्योंकि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, सर्दी। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंट आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी फिलहाल में इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है शीत अयनांत किस तिथि को होता है। शीत अयनांत जो है ये होता है 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है ग्रीष्म अयनांत के समय कौन सा गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। तो ग्रीष्म अयनांत के समय कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध या फिर दक्षिणी गोलार्ध या फिर दोनों। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी गोलार्ध झुका हुआ होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है विषुव के समय दिन और रात की अवधि कैसी होती है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए 18वें नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना। पृथ्वी की कौन सी गति सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का निर्धारण करती है। सूर्योदय और सूर्यास्त इस समय का जो निर्धारण करती है वो है आपका घूर्णन गति। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इस प्रश्न का। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी किस पथ पर चलती है। ये चलती है आपका अंडाकार पथ पे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। साथियों आज का अगला और अंतिम प्रश्न है। इसी प्रश्न के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 समाप्त हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 के जो इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे, इन प्रश्नों को लेकर के मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ऊपर बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि क्लास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेटिव सूचना है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो भी आपके साथीगण तैयारी करना चाहते हैं उनके पास वीडियो का लिंक अवश्य शेयर करिएगा। चलिए आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, यदि पृथ्वी का झुकाव नहीं होता तो कौन सी घटना नहीं होती। ठीक है, यदि पृथ्वी पर झुकाव नहीं होता तो कौन सी घटना नहीं होती। ऋतुओं का परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इस प्रश्न का। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है, इस प्रश्न के साथ हमारा आज का ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 समाप्त होता है। चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गतियां है, ये समाप्त हो जाएगा। कल के सेशन में हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 करेंगे। चैप्टर नंबर 4 से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के साथ हम और आप डिस्कस करेंगे। बशर्त इतना है कि चैप्टर नंबर 4 को आप पढ़ करके आएंगे, क्योंकि जब आप पढ़ करके आएंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि ये प्रश्न कहाँ से बन रहा है। ठीक है, और आप प्रश्न को सॉल्व भी कर पाएंगे और कहाँ आपकी कमी है, इससे आपको अपनी कमियों का भी अंदाजा लग जाएगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कल करेंगे चैप्टर नंबर 4। आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद मित्रों, मिलेंगे कल के सेशन में।